Hey guys, how are you? I am all as always एक ही क्वेश्चन होता है यार। मैं बार बार पता नहीं क्यों पूछता हूँ यही चीज़, बट मेरे को हमेशा यही विश रहती है कि आप लोग सब हेल्दी रहें, सब एकदम फिट रहें एंड बस एक चीज़ पे फोकस करते रहें, दैट इज़ योर सक्सेस, दैट इज़ द थिंग्स दैट यू वांटेड टू अचीव। इसलिए हमेशा पता नहीं वेन एवर आई स्टार्ट, वेन एवर आई कम एंड मीट यू गाइज, बस एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आप लोग कैसे हो एंड यही कि आप लोग ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग कीपिंग एब्सोल्युटली हेल्दी फिट एंड फाइन। तो बीन अ लिटिल बिकमिंग अ लिटिल क्लीशे एट माई एंड, बट दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है ये पूछने के अलावा कि यार सिंसियरली सिंसियरली होप कि आप सब लोग एकदम एकदम परफेक्ट स्टेट में हो और यू आर एब्सोल्युटली ऑल गियर्ड अप टुवर्ड्स योर सक्सेस। ठीक, तो चलो, जिसलिए हम मिलते हैं उस चीज़ पे हमेशा की तरह फोकस करेंगे कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हुए। सीधा मुद्दे पे जाएंगे, छोटा रखेंगे वीडियो को बिकॉज अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा प्रेशर है, तो मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो या वो चार चीज़ें हमेशा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। आई कीप वेटिंग फॉर दोज। और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करता हूँ यार। कमेंट्स तो प्लीज़ करो, सिंसियरली वेटिंग टू लुक एट योर कमेंट्स टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। सो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट यार, बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, जब आप कमेंट करोगे आई विल कम एंड रिस्पॉन्ड टू दोज। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू देम। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या करंट अफेयर्स की चीज़ें हुई। तो at this point in time, there are a lot of challenges that the economy is facing. If you look all around, inflation's going up, it's rising, prices are rising. At a global level, also a lot of focus for the entire previous month gone by was primarily on Russia-Ukraine conflict. उससे काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हुई। नाउ थिंग्स आर फाइनली सेटलिंग डाउन। इन्फ्लेशन की हमें आदत पड़ गई है। वी आर प्रिटी यूज टू पेट्रोल एट ₹100 a liter, diesel being expensive. uh, Not much that the government can do. Government is saying we can't do much. Global fuel prices are rising, and naturally so because of the conflict also in Russia, जिसके कारण which led to increase in fuel prices to some extent. Global bodies pushed for sanctions. Russia sidelined. India came out very strongly saying, well, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करो। और सारी कंट्रीज़ कह रही हैं हम इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, कीजिए, बट रशिया इज़ इंपॉर्टेंट, इंडिया इज़ टेकन अ स्टैंड। यू मस्ट हैव सीन द प्रेस नोट फ्रॉम आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ज़रूर हुई हैं जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, apart from general current affairs, जो कि I am equally also another point that I keep raising in each of my videos is प्लीज़ न्यूज़ देखो, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करके अगर ये बोलोगे कि मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और आई विल डू वेरी वेल इन माई एंट्रेंस, आई एम सॉरी, दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक। न्यूज़पेपर पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं होता, न्यूज़ देखने से टाइम वेस्ट नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को समझो। गो बैक एंड डू दीज टू थिंग्स, दे आर इम्पेरेटिव टू क्रैकिंग द एंट्रेंस। कूल, चलो, तो बाकी चीज़ें क्या हुई इन ड्यूरिंग दिस वीक गॉन बाय। तो पहली चीज़, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया वेयर 77,700 पीपल, 77,700 लोगों ने एक साथ झंडा लहराया, फहराया नहीं, नॉट होइस्टेड द फ्लैग बट दे रेज द फ्लैग एंड दे वेव्ड द फ्लैग। और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान में सेटअप किया गया था जिसमें 56,000 पीपल वेव्ड द फ्लैग लाहौर में 2004 में, और ये अभी इंडिया में हुआ है। एंड दिस ये इसका जो रीज़न था, इसका जो सेलिब्रेशन था, दिस वाज आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें कि वीर कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के राजा थे, फॉर टू कमेमोरेट हिज हीरोइज़म, हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड हिज हीरोइज़म, our home minister Shri Amit Shah ji was there, and with him rest of the 77,700 Indians, they waved the flag। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने एक साथ झंडे को लहराया है। ओके, सो रिमेंबर दिस काउंट, 77700, 77700, 77,000 बस याद रखना। 777, जहाँ पे 777 नंबर दिखाई दे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्क कर देना, वो काउंट होगा। ठीक है, चलो अगली चीज़, इंडिया के नेशनल साइंटिफिक एडवाइस, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। सो अजय कुमार सूद
who is from Professor Ajay Kumar Sood, who is a physicist from Indian Institute of Sciences, Bangalore. He's been identified as the principal scientific advisor. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ऑन द साइंटिफिक अप्रोचेस दैट द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन द फोर्थ कमिंग साइंटिफिक, किस डायरेक्शन में साइंस को जाना चाहिए कंट्री के, किस चीज़ पे R&D पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, उस पर एडवाइस करते हैं. ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ग्राफीन. उन्होंने ग्राफीन पे काफ़ी काम किया. अगर आपको नहीं पता ग्राफीन क्या चीज़ है, सो ग्राफीन इज़ the modern day it's a modern wonder which has multiple uses. It is something it can be used for layering and coating like carbon fiber. It is strong because it is a carbon compound. Graphite हम पेंसिल में हमारी जो lead होती है जिससे हम लिखते हैं, that is not really lead, which is a metal, but it's a graphite stick जिससे कि हम लिखते हैं. So that graphite is used for creating graphene, and it's very strong, very solid. It can be used in batteries. It has chemical capabilities. It is carbon, right? So carbon is very powerful. आप में से जिसने भी chemistry पढ़ी है, you would recall that the very conversation of carbon is the building block of life. Carbon is super powerful, so as an element. So it can be used for coating in batteries and multiple other uses. Is very thin, is super moldable. So it is a new wonder material that the world has invented called graphene. So he works on graphene extensively. Plus his team will be coordinating with the ministries and the government on advising the government on the modern direction for science in this country. So Ajay Kumar Sood, the new principal scientific advisor for government of India. Okay, चलिए तीसरी चीज़. तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट हाँ, द रिचेस्ट इंडियन टुडे गौतम अदानी, आई एम श्योर यू वुड हैव फॉलोड दैट ही हैज़ मूव्ड अहेड ऑफ मुकेश अंबानी इन टर्म्स ऑफ नेट वेल्थ. So his wealth today is the highest in the country and he's the fifth richest. He's become the fifth richest man in the world now. His wealth has increased exponentially. He is the chairman of Adani Group. So he has said that by year 2050 India would be able to eradicate poverty. पूरी तरह से भारत से गरीबी मिट जाएगी 2050 तक. He's proposed some क्राइटेरियाज़ की हर साल 3 ट्रिलियन की अर्निंग होती चली जाएगी और इंडिया $25 ट्रिलियन अपनी इकॉनमी में और ऐड कर लेगा. स्टॉक्स के प्राइसेस $40 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे. स्टॉक मार्केट में इतना कैपिटल आ जाएगा $40 ट्रिलियन का. ग्रेट, दे आर वेरी बोल्ड. इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ removing poverty, eradicating poverty from this country would be a collective step. One would be at the end of purely at the end of government and other institutions which are working towards eradicating poverty. The second major impediment today is education and illiteracy. Till the time education and illiteracy does not happen, poverty cannot go away. Because आप पैसे से अमीर हो सकते हो, पर आप दिमाग से कैसे अमीर बनाओगे किसी को? जब तक कोई दिमाग से अमीर नहीं होता, उसके पास जितने पैसे होंगे वो खर्च देगा and you'll end up going back to square one, going back to zero. So education, literacy are two very important drivers towards eradication of poverty. So there are a lot of things which we should drop, things on which we waste our time on a regular basis. I'm not talking about you and I, but as a nation, as so many people, there are a lot of bad habits, a lot of bad things which we indulge in. Or if we indulge in, we should really drop them and focus more towards education, literacy, and understand for ourselves that how it will enable us to come out of that poverty zone. And there are a lot of Indian families. हमारे in our known, we would know so many people who were in a bad economic state at one point in time, and then gradually their family has evolved, developed into a very stable financial state. मेरे कॉलेज में थे, मेरे क्लास में थे. सो they have evolved, and all thanks to the education, the literacy, and I have been to good educational institutions all my life.
एंड इफ़ दे वर देयर विच मीन्स कि उन्होंने मेहनत की थी पढ़ने के लिए, उन्होंने मेहनत की थी टू कम आउट ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड be part of the very same class in which all of us were at a same level, irrespective of howsoever rich background you came from or howsoever poor background you came from. And today all of us have friends at the same level, all of us work at almost the same levels. So it is educational literacy, I think, as the most important solution to coming out of poverty. Okay, बाकी यही मेरा कमेंट था, मेरा किसी सरकारी स्कीम को लेके कोई कमेंट नहीं है. ओके, नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव आया है जिसमें इंडियन मिलिट्री ने बोला है कि दे वांट टू स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉट फॉर फ्रंट लाइन पोजिशंस. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी तक फ्रंट लाइन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई ऐसा मेजर केस यूज़ केस सामने नहीं आया है. तो गवर्नमेंट ने बोला अभी भी हम हिली टेरेन्स में, हिमालयाज़ पे, बॉर्डर्स पे अभी वी आर नॉट कंसिडरिंग, आर्मी इज सेइंग वी आर नॉट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देयर. बट एज मेजर पीपल मूवर इन पीस एरियाज, they can naturally use electric vehicles, right? There's nothing wrong in it. And hence there are three categories. One is people mover, where there will be buses, there will be small personnel mover, which will be cars and motorbikes. तो आर्मी इन तीनों कैटेगरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल इवेलुएट कर रही है. सो 3 कंपनीज, परफेक्ट मेटल, रिवॉल्ट मोटर्स एंड टाटा मोटर्स, ये तीनों आए. उन्होंने आर्मी को और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनको दिखाया कि क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है ओवर ऑल दीज ईयर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड हाउ आर्मी शुड स्टार्ट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल. और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. अगर आप ये देखो कि द कैंटोनमेंट एरियाज एंड अक्रॉस ऑल द सिटीज़ इन द कंट्री, they have such controlled robust ecosystem infrastructure. अगर वहाँ पे it will be so easy, and army is known for its discipline. So the military mover buses जो हैं, if they are switched to electric, जिसमें army personnel when they travel within city limits, when they travel from cantonment to cantonment, if they start using electricity technology, and army has a very nice network and a very well established network of supply route across the country. So उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी टू गो टेक अ हॉल्ट, चार्ज देयर बसेज ऑन सुपर चार्जर्स, मूव ऑन. और फॉर द मिलिट्री पुलिस मूवमेंट विद इन द सिटी, वेर दे कैन स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग combustion engine vehicles. So this is a big step that the army has taken, and the number of vehicles which army uses, all of us know उनके पास कितने motorized vehicles होते हैं, मोटर व्हीकल होते हैं. तो एक बहुत मेजर शेयर होगा स्विच करने का from combustion engine to electric vehicle, which the army can provide. So it's an awesome move, awesome initiative that the government and the Indian Army has taken in this direction. और सिर्फ आर्मी ही क्यों, एक आर्म्ड फोर्सेस चालू होगी, देन ग्रेजुअली इट विल बी द एंटायर, इट विल पॉपुलेट अक्रॉस द रैंक्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड अक्रॉस द स्ट्रीम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस दैट वी हैव, एयर फोर्स, नेवी, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस. ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया के जो आर्मी चीफ है, द न्यू आर्मी चीफ फॉर इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे. सो ही वुड बी द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया. ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ नॉट अ पैराट्रूपर, he is not he is definitely a soldier, but not somebody like who's come in from the ranks of paratroopers or commandos. No, he was an engineer, and he is also the first engineer to have taken up the post. And these things naturally point towards point in a certain direction. And in this case, if you realize, there is also a lot of modernization that is happening in the Indian Army. So it is pointing out towards the modernization that the government feels is important, and hence an appointment of that nature. So somebody who understands the need for modernization, modern technology in army, and will be able to drive it, will be able to take the right decisions, and has the power to take those decisions. So hence Lieutenant General Manoj Pandey, the new Chief of Indian Army. Okay, चलिए आगे चलते हैं, और इसके साथ आधा हफ्ता कवर हो जाएगा. एंड निसान ने बोला है कि हम डाटसुन एज अ ब्रांड बंद कर रहे हैं. अगर डाटसुन आपको पता हो, 2-3 गाड़ियाँ बेचते थे वो इंडिया में, डाटसुन गो, डाटसुन रेडी गो, डाटसुन गो प्लस. मेरे को बस 3 ही गाड़ियाँ पता है, अगर आपको कोई और पता हो तो प्लीज़ डू पुट इट इन द कॉमेंट. बट आई जस्ट नो ऑफ दीज 3 कार्स, and if any one of you have it in your family, or if your friends have it, तो obviously you would know कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ. So these 3 cars are from the family of Datsun, जो कि एक निसान की सब एंटिटी थी, जो बहुत पहले निसान एंटर्ड यूएस विद दिस ब्रांड डाटसुन. एवेंचुअली ऑफ लेट निसान ने ये भी, पहले थोड़े टाइम पहले निसान ने डिसाइड किया था कि इन मार्केट्स लाइक इंडिया,
श्रीलंका, नेपाल, इन जगहों पे दे प्रमोट डाटसुन, बट इतना कुछ चला नहीं, द ब्रांड डेंट गेट पॉपुलैरिटी। एक बहुत बड़ी इसकी दिक्कत थी कि ब्रांड वॉज प्रपोज्ड एज अ पेग्ड एज अ चीप प्रोडक्ट। एंड दिक्कत ये है अब कि अगर आप ये रियलाइज़ करो इंडिया में, किसी को इंडिया में, कि चीप प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वी आर ग्रेजुअली कमिंग आउट ऑफ दैट माइंड सेट, स्पेशली आफ्टर दी after how Nano performed in terms of sales and perception in the minds of Indians. Excuse me, sorry. The word cheap isn't holding up very well. So Indians are more looking for value for money, for an optimal product rather than कोई बोले चीप है। अगर कोई वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हैं तो इंडियंस आज खरीदना चाहते हैं। कोई बोले ये सस्ता प्रोडक्ट है, चीप है, ले लो, हमें लगता है नहीं यार, बेटर ऑप्शंस भी तो हैं, दूसरा भी इतने ही पैसों में दे रहा है, पर वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं सस्ता हूँ, वो मेरे को बहुत सारी फीचर्स दे रहा है, बहुत सारा एक पैकेज, अच्छा पैकेज दे रहा है। तो हम इंडियंस एक अच्छा पैकेज ढूंढते हैं अदर देन सस्ता प्रोडक्ट। अब हमारा माइंड सेट चेंज होने लगा है। तो इसके कारण दिस वाज वन रीज़न डाटसुन ने अपने आप को प्रमोट किया एज चीप कार्स कंपेयर टू कंपटीशन। एक उसका फेलियर का रीज़न ये रहा। दूसरा, द कंपनी ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ लीडरशिप बिकॉज Nissan is essentially a JV between Renault France and Nissan Japan. So it is Renault Nissan Motors. अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी कार्लो जॉन, he was held for financial irregularities in Japan and he escaped Japan illegally. और उसके कारण द कंट्री वॉज एट अ लॉस ऑफ, द कंपनी वॉज एट अ लॉस ऑफ लीडरशिप, सॉरी, एंड पुअर लीडरशिप। उसके बाद लीडरशिप ट्रांजिशन एंड ऑल दिस, इंटरनल टसल। रेनो ने बोला नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कार्लो जॉन से, जापान को ही प्रॉब्लम थी, तो आप जानो, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। एंड ही फ्लेड जापान, वेंट टू लेबनन and settled there. There is still a Interpol notice against him, but lot of these issues snowballed into the brands not performing so well. Nissan की अगर आप इंडिया में भी देखो तो सेल इतनी कुछ मेजर नहीं है। रेनो फ्रॉम टाइम टू टाइम कम्स आउट विद अ प्रोडक्ट। रेनो का बहुत फेमस प्रोडक्ट था डस्टर, फिर उसके बाद इट वेंट डल, फिर क्विड आया, देन अगेन वेंट इनटू अ डल, फिर ट्राइबर आया, फिर अगेन वेंट इनटू अ डल। तो रेनो का साइक्लिकल है। निसान एक सनी के बाद से for a very long time really hasn't delivered a kicker of a product in this market, and eventually Datsun भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा था, तो निसान ने बंद कर दिया उसको। मैग्नाइट अभी बिक रही है, देखना है वो कब तक कि दे आर एबल टू सस्टेन द मोमेंटम, निसान मैग्नाइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेनो भी काइगर लेके आया है, बट आई ऑनेस्टली हैवंट सीन सो मेनी यूनिट्स, यू गाइज मे हैव सीन इट ऑन द रोड। सो दैट इज़ द स्टोरी। Datsun is no more in India. ओके और नीति आयोग ने ड्राफ्ट पॉलिसी बना दी है अबाउट बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग का मतलब आप अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू कैन बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी विल बी अ कॉमन कमोडिटी। अगर आप नॉर्मल देखो तो हमारे जैसे पेंसिल सेल होते हैं जो AAA AA बैटरीज होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, हम AAA AA बैटरी किसी भी कंपनी का, किसी भी कहीं से भी खरीद सकते हैं। वी हैव द चॉइस टू बाई डिस्पोजेबल, वी हैव द सिंगल यूज़, वी हैव द चॉइस टू बाई rechargeable, we have the choice to buy USB rechargeable or put it on a charger and recharge it on a wall plug. बहुत सारे ऑप्शन है बिकॉज बैटरी स्टैंडर्डाइज कर दी गई है, प्रोडक्ट में फिटमेंट स्टैंडर्ड है, कोई बैटरी खरीदो फिट करो। नीति आयोग ने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये पॉलिसी लेके आओ, ये प्रोसेस लेके आओ, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी फिट होगी वो बैटरी का शेप, साइज़, डिमेंशन, पावर सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। आप जब मार्केट से व्हीकल खरीदोगे, यू बाई ओनली द व्हीकल, यू कैन बाई चूज़ टू बाई बैटरी फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चरर, एनी सर्विस प्रोवाइडर, अंडर एनी प्लान। आप उसे एक सब्सक्रिप्शन प्लान में ख़रीद सकते हो, आप पूरी तरह बैटरी अपना पर्सनल ख़रीद सकते हो। तो ये सारी चॉइसेस नीति आयोग ने पॉलिसी फ्लोट की है। एंड दे हैव आइडेंटिफाइड कि अगर इंडिया में टू व्हीलर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं तो वाई नॉट बिगिन इट विद टू व्हीलर व्हीकल्स। तो इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि लोगों को एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे बिकॉज बैटरी विल बी इंडिपेंडेंट, और फिर बैटरी आप अपने हिसाब से प्लान खरीद सकते हो कि मेरे को फुल टाइम बैटरी अपने लिए खरीदनी है, या सब्सक्रिप्शन में मैं जब यूज़ करूँ तो जाके एक बैटरी सब्सक्राइब की, डाला अपने व्हीकल में, चल दिया, बैटरी ख़त्म हो गई, मैंने वापस लौटा दी, मेरे को नई रिक्वायरमेंट है अभी क्योंकि मेरा व्हीकल ज़्यादा चलता नहीं। और अगर मेरी डेली की चार्जिंग है, बहुत किलोमीटर में चलाता हूँ, तो मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँगा, चलाऊँगा, बैटरी निकालूंगा, डालूंगा, दूसरी फ्रेश बैटरी निकालूंगा जो चार्ज होगी चार्जिंग स्टेशन से, अपने बाइक स्कूटर में लगाऊंगा, चल पड़ूंगा। एंड दिस विल इनेबल अनदर बिजनेस कॉल्ड बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें बैटरी के सर्विस प्रोवाइडर अलग कंपनीज आ पाएंगी इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स।
तो दिस विल क्रिएट अ होल न्यू इकोनॉमी इकोसिस्टम, more employment opportunities, more business opportunities in the country. So this is what नीति आयोग has proposed. अभी प्रपोजल है, गवर्नमेंट पुश कर रही है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल दीज कंपनीज कम टुगेदर, दे टॉक, दे ब्रिंग, दे पास regulations which force the companies to follow the guidelines, and they also bring the guidelines for sure. So this is नीति आयोग's draft policy right now. और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, जीएसटी इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि अगर इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चर करोगे तो देयर विल बी जीएसटी इंसेंटिव्स ऑल्सो. तो इन सारी चीज़ों को इस पॉलिसी के अंदर डाला गया है. इट्स अ वेरी इंक्लूसिव पॉलिसी. अब बस इस पे काम होना ज़रूरी है, बिकॉज अभी तो गाइडलाइन आया, अब गाइडलाइन सारे मैन्युफैक्चरर पे जाएंगे. वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे विल रीड दिस, दे विल सी बेनिफिट्स विद इन दिस गाइडलाइन, विद इन दिस पॉलिसी, एंड दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग. ऑल राइटी. और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में जोरहाट में सेटअप कर दिया गया है. व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन इज़, एक तो हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन फ्यूल. अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो अब आपको पता होना चाहिए. हाइड्रोजन जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, द ओनली बाई प्रोडक्ट इज़ प्योर वाटर. तो आपकी गाड़ी से कुछ नहीं निकलेगा, आपके व्हीकल से कुछ नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, कंबशन, और उससे पीछे से बस टेल पाइप से पानी गिरेगा. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विथ हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन अभी प्रोड्यूस करने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, टेक्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? थर्मल पावर प्लांट से इंडिया में, विच इज़ अनक्लीन. सो हेंस to get over this, the plant has been set up with solar electrification. It has been electrified with solar, जिससे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर क्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन. अभी कैपेसिटी बहुत ही कम है, 10 किलो पर डे, बट ये पायलट प्रोजेक्ट था, एंड दिस इज़ लाइक 99.9% एब्सोल्युटली ग्रीन, नो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड. सो ये है. और अभी गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि इसका धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, और उसे दूसरे यूज़र्स कैसे अडॉप्ट करेंगे, हाउ विल वी अडॉप्ट इट इन व्हीकल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी अदर एनर्जी जनरेशन पर्पसेस. प्लस प्राइसिंग को कम करते चले जाना है ग्रीन हाइड्रोजन का. एंड इंडिया ने इसमें काफ़ी एफर्ट किया है, काफ़ी पैसे डाले हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की. सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोजेक्ट इवॉल्व्स. और अभी जब हम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की बात कर रहे थे, तो उनका काम होता है गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों में एडवाइस करना कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में कंट्री को. ओके. और रिलायंस, जिसका फ्यूचर ग्रुप के साथ काफ़ी दिनों से चल रहा था डिस्कशन कि रिलायंस विल टेक ओवर फ्यूचर ग्रुप, बीच में अमेज़ॉन आ गया. अमेज़ॉन ने केस कर दिया फ्यूचर पे कि हम आपको ख़रीदने वाले थे, आपने रिलायंस के साथ कैसे डील कर ली व्हेन आवर टॉक्स वर ऑन. फिर सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर, उसने अमेज़ॉन के फेवर में रूलिंग दे दी. और अब एवेंचुअली ये हुआ कि काफ़ी दिनों तक फ्यूचर वॉज ट्राइंग टू सेल इटसेल्फ टू रिलायंस. फ्यूचर इज़ ऑलरेडी बैंकरप्ट. NCLT रेगुलेशन उसके अगेंस्ट आ चुके हैं, लेंडर्स ला चुके हैं. तो रिलायंस के जो क्रेडिटर्स थे, उन्होंने बोला, दे वोटेड अगेंस्ट रिलायंस एक्वायरिंग फ्यूचर ग्रुप, एंड नाउ फ्यूचर डज नॉट हैव एनी बायर्स. सो इट नाउ एंड्स अप इन अ वेरी बैड स्टेट. दे हैव लॉस्ट लिटिगेशन टू अमेज़ॉन. They were hopeful that Reliance will buy them out. Reliance is not buying them out anymore. कुछ सेंटर्स आपने बिग बाज़ार के कुछ सेंटर देखे होंगे जो कि रिलायंस फ्रेश में कन्वर्ट हो गए हैं या दूसरे रिलायंस के स्टोर में कन्वर्ट हो गए हैं. रिलायंस ने कुछ बिग बाज़ार के एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड भी किया, बट दैट वाज ओनली एज मच एज रिलायंस कुड डू. End of the day, a business is about getting returns for its stakeholders and keeping it afloat, because there are so many people who are dependent on these businesses, on a single business. So keeping a business afloat is very important. So Reliance tried to salvage and save Future Group as much as possible, till the time the creditors said, Reliance creditors said, no, you should not go ahead. So they voted against this deal. अब ये देखना है कि now what Future Group does, will it be a wind up of the retail legacy of India, the company which introduced us to organized retail with Big Bazaar years back, or somebody else will take over Big Bazaar, and it will be a Future Group, and it will be another turnaround story for this brand and for all the people associated with this company. Let's just hope for the best. Okay. और अभी हम थोड़ी देर पहले निसान की बात कर रहे थे, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट रेनो निसान JV. सो रेनो इज़ प्लानिंग टू offload Nissan
रेनो का जो भी इन्वेस्टमेंट है निसान में, रेनो इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिंग इट ऑफ। और उससे क्या करेंगे, रेनो उससे क्या करेगी, रेनो उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करना चाहती है, अपने ईवी डिवीजन पे। तो रेनो विल यूज़ दैट मनी दैट इट विल गेट फ्रॉम सेलिंग स्टेक्स टू निसान, सेलिंग ऑफ इट स्टेक इन निसान, टू पुट दैट मनी इन इलेक्ट्रिफिकेशन। वो एक अलग कंपनी बनाना चाहती है, अलग इन्वेस्टमेंट करना चाहती है पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। और यूरोप में रूलिंग आ चुकी है कि 2030 के बाद नो पेट्रोल व्हीकल्स आर अलाउड इन यूरोप। रेनो इज़ अ फ्रेंच कंपनी, तो उसको उसके लिए मैंडेटरी हो गया है टू फोकस कम्प्लीटली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 8 साल बचे हैं। 8 साल बाद रेनो विल नॉट बी एबल टू सेल इवन अ सिंगल पेट्रोल और डीजल व्हीकल इन यूरोप। दे कैन सेल इट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर, बट जो उनका मेन होम मार्केट है फ्रांस और एंड अदर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, वो नहीं बेच पाएंगे वहाँ पे पेट्रोल डीजल व्हीकल, उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक बेचना पड़ेगा। सो इट्स हाई टाइम रेनो मूव्स इट्स फोकस कम्प्लीटली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन। और वैसे ही उनका निसान के साथ टेंशन्स चल ही रहे हैं एवर सिंस दैट आई टोल्ड यू द कार्लो जॉन पीस एंड the other Nissan strategies, because Japanese government hasn't been very supportive of Renault's stand on this controversy. So yeah, we might very soon see these companies separating and eventually see them separating in India as well. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा ने एक सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है न्यू। न्यू क्या करता है, न्यू में टाटा के काफ़ी सारे रिटेल एंटिटीज़ हैं। आपने देखा होगा टाटा ने 1mg को एक्वायर किया, उसके स्टोर्स भी देखे मैंने अभी थोड़े से गुड़गांव में। देन स्टारबक्स से हम कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, वी गो एंड ड्रिंक कॉफ़ी। देयर इज़ टाटा क्लिक वेर इन वी शॉप। देयर इज़ वेस्ट साइड विच इज़ देयर अपैरल ब्रांड। देन टाटा इज़ इनटू इंटरनेट ऑल्सो विथ टाटा फाइबर and Tata Sky. So all these कंपनीज सब्सक्रिप्शंस जो भी है टाटा ने एक सिंगल ऐप के अंदर डाल दिया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक दो ऐसे सुपर ऐप लॉन्च किए, तो जितने भी उनके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं सब एक जगह आपको मिल जाएंगे। सो यूल फाइंड द एंटायर गैमेट ऑफ टाटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन, एंड द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज टाटा न्यू। काफ़ी दिनों से डेवलपमेंट चल रहा था, डिलेड था, इवेंचुअली लॉन्च हो गया एंड इट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑल्सो। प्लस इसमें टाटा ने एक प्रोप्राइटरी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू कॉइन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यू कॉइन किसका है, तो इट इज़ ओन्ड बाय टाटा, इट इज़ प्रमोटेड बाय टाटा, एंड फॉर एवरी न्यू कॉइन 1 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी। तो टाटा ने इसको अभी ये स्टेटस दिया है, द न्यू कॉइन एक्सचेंज रेट। कूल। तो दीज वर द थिंग्स दैट हैपेंड इन लास्ट वीक, and please keep up your preparation, the form filling, lot of stress right now for sure, I understand. So don't let these things get very heavy on your head. Keep preparing, keep up the spirits, and कीप इन गुड हेल्थ। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन का अगर आप एलिजिबल हो तो जाके जल्दी से करा लो, तीसरे डोज के लिए भी एलिजिबल हो तो वो भी जल्दी से करा लो, ज़्यादा डिले मत करो। स्टे फिट, स्टे फाइन, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड। टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ एक्टिव रहो, ज्वाइन आई एम श्योर कर चुके होगे, प्लीज़ एक्टिव रहो। और अगर ज्वाइन नहीं किया बाय एनी चांस तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। मेजर डिस्कशन चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, award there are prizes, awards, everything happening, lot of discussion happening there. Please go, please stay active on this group, it is super important. इससे टाइम नहीं वेस्ट होगा, इससे आपकी पढ़ाई को ही, आपकी प्रिपरेशन को मेजर बूस्ट, मेजर सपोर्ट मिलेगा। सो गो देयर एंड प्रिपेयर। कूल, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक नाउ, सो अंटिल देन बाय।